एक गंभीर आशय तलाश करने की एक कोशिश इस मंच से मेरे पूर्व वक्ता कर चुके हैं। मैंने भी एक कोशिश की है जिसका विनम्रतापूर्वक संदर्भ में आपके बीच में प्रस्तुत करना चाहूंगा। मैं चूंकि इनके सोशल मीडिया से लेकर के और बहुत सारी जगहों पर और बहुत सारे इनके लेखों में, इनकी किताबों में, क्योंकि इसके पहले भी किताब मुझे मिल चुकी है इनकी, जितना भी मैंने इनको पढ़ा है और डॉक्टर माधव कृष्ण को जितना मैं जानता हूं और इनके बारे में जितने लोगों ने जो बातें बताई हैं, दूसरे जो स्रोत हैं डॉक्टर माधव कृष्ण के व्यक्तित्व और उनकी चेतना को समझने के, मैं इनके सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सरोकारों के बारे में अनुमान लगा सकता हूं। और मैं ये जानता हूं कि वैदिक और औपनिषदिक यानी वेदों में और उपनिषदों में जो हमारे भारतीय ज्ञान की परंपरा है, उस परंपरा का बहुत गहन अध्ययन है डॉक्टर माधव कृष्ण के पास। और तब यह बात समझ में आती है कि पीएन सिंह जैसे जाइंट इंटेलेक्चुअल से बहस करने का मादा किसी ऐसे ही नौजवान के भीतर हो सकता था जिसे बहुत ठीक तरीके से आइडियोलॉजी की, मेथोडोलॉजी की जानकारी हो, विचार दर्शन के पद्धति शास्त्र की जानकारी हो और जिसे अपनी भारतीय परंपरा और चिंतन प्रणाली का भी ज्ञान हो। जितने संदर्भ बहुल और जितने बहुपठित हैं, मैं रास्ते में यात्रा करते हुए गोरखपुर से आदरणीय देवेंद्र आर्य जी से गाड़ी में बैठे हुए इसी बात का जिक्र कर रहा था कि क्या कोई बात करेगा, बात करने के लिए इस किताब के बहुत सारे लेखों पर ठीक तरीके से इसका विश्लेषण करने के लिए, कोई प्रश्न उठाने के लिए, किसी एक निष्पत्ति, वैचारिक निष्पत्ति तक पहुंचने के लिए, इसके विषय प्रतिपादन के मर्म को समझने के लिए, उसको अवगाहन करने के लिए हमें इतने सारे संदर्भों से होकर के गुजरना पड़ेगा। इतनी मेहनत करेगा कौन? इतना बहुपठित होकर के, इतना संदर्भ बहुल होकर के ही कोई माधव कृष्ण के समकक्ष आकर के कोई बात कर सकता है। तब ये बात समझ में आई कि पीएन सिंह जी के समकालीन सोच में उनके संपादकीय से जुड़ने के बाद इनकी असहमतियों के रहस्य क्या थे। तब ये बात समझ में आई कि डॉक्टर पीएन सिंह जैसे, जिनके लिए मैंने कहा वो मुझे बहुत स्नेह देते थे और मैं उनकी विद्वत्ता का कायल हूं, लेकिन उनके साथ भी एक नौजवान अगर कोई डिबेट चला रहा था, कोई बहस चला रहा था, तो उसकी कितनी बौद्धिक, दार्शनिक और वैचारिक तैयारी होगी, उस तैयारी के बारे में उसकी कल्पना की जा सकती है। तो ये संदर्भ बहुलता और ये तमाम सारी चीजें, तो मुझे पता है कि वैदिक ज्ञान, उपनिषदों में जो संचित हमारी ज्ञान राशि है, उससे बहुत अच्छी तरह से परिचित होने के बाद और उसको आत्मसात करने के बाद पिनाक पौराणिक आख्यानों से उठाई हुई एक ऐसी संज्ञा, जिस संज्ञा के भाष्य के लिए मुझे पिनाक के इर्द गिर्द जो लेखक है, जो उसके इर्द गिर्द जो पौराणिक आख्यान है, उसके सूत्रों को ग्रहण करना पड़ा। और मुझे लगा कि एक ऐसा योद्धा और वीर भाव से समाज में व्याप्त कुरीतियों को, परिस्थितियों को, मानव विरोधी स्थितियों को समाप्त करने के लिए, उससे लड़ने के लिए कोई अपने विचारों का ऐसा ही पिनाक जैसा अस्त्र लेकर के ही विचारों की दुनिया में और लेखन की दुनिया में उतरने का संकल्प लेता है। यह पिनाक एक ऐसी संज्ञा है जो एक संकल्प को द्योतित करती है कि विचारों की दुनिया में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपके साथ एक अस्त्र होना चाहिए, क्योंकि जो भी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक पैमाने पर जो आप परिदृश्य देख रहे हैं, उस परिदृश्य से अगर आपको टकराना है तो टकराने के लिए पिनाक जैसा एक अस्त्र जो प्रलयंकारी है, विनाशकारी है, विध्वंसकारी है, ऐसा विचारों का कोई अस्त्र लेकर के आपको आना चाहिए। लेकिन इस भाष्य तक और इस निष्कर्ष तक पहुंचने के बाद अचानक मुझे झटका लगा, और झटका यह है कि एक रचनाकार को तो वैकल्पिक संसार और प्रति संसार रचने वाला सर्जक माना जाता है। उसे ईश्वर के समतुल्य इन्हीं अर्थों में कहा गया है कि एक कवि, ब्रह्मानंद सहोदर, एक कवि जो ईश्वर की समकक्षता उसको दी गई है, उसके बारे में कहा गया है
कि ईश्वर ने या प्रकृति ने अपने भौतिक उपकरणों से जो इस जगत की, इस विश्व की रचना की है, उस रचना में कमियां पाई जाती हैं। ईश्वर द्वारा, प्रकृति द्वारा बनाए हुए इस संसार में भी इसकी सीमाएं हैं, इसमें विच्युतियां हैं, इसमें कमियां पाई जाती हैं। और संसार के बन जाने के बाद जो कवि नाम का जो दूसरा ब्रह्मा है, वह उसकी क्षतिपूर्ति करता है, उन कमियों को दूर करने का प्रयास करता है। इसीलिए वो एक वैकल्पिक संसार का सृष्टा कहा जाता है, एक प्रति संसार का सृष्टा कहा जाता है। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न होगा कि अगर एक रचनाकार, एक ऐसा सर्जक है जो प्रति संसार की रचना करता है, कमियों को दूर करता है, और वो भी कमियां किसके द्वारा? खुदा के द्वारा बनाई हुई कमियां, प्रकृति द्वारा बनाई हुई कमियां अगर इस संसार में दिखाई जाती है। वो एक शेर याद आ रहा है ना, बना बना के ये दुनिया मिटाई जाती है, बना बना के ये दुनिया मिटाई जाती है, जरूर कोई कमी है जो हर बार पाई जाती है। तो ये जो प्रकृति ने और ईश्वर ने जो ये दुनिया बनाई है, उसके द्वारा बनाई हुई दुनिया में भी बहुत सारी कमियां हैं, और उन कमियों को दूर करके इस दुनिया को और ज्यादा उदात्त, सुंदर, रचनात्मक और बेहद खूबसूरत बनाने की दिशा में आगे बढ़ाने वाला कौन होता है? कवि और कलाकार होता है। तब मुझे झटका इस बात का लगा, जब कवि की भूमिका पर अचानक मेरा ध्यान गया, तो झटका यह लगा कि पिनाक का अगर केवल एक अर्थ संदर्भ ग्रहण किया जाएगा, उसका केवल एक वैचारिक परिप्रेक्ष्य हम लोग उसके भाष्य में ग्रहण करेंगे कि वो प्रलयनकारी है, विनाशकारी है, विध्वंसकारी है, और मनुष्यता विरोधी, समाज विरोधी जो शक्तियां, उन शक्तियों को नष्ट करने के लिए पिनाक आ रहा है। इसका एक भाष्य अगर किया जाए तो शानदार इसकी व्याख्या बनती है। लेकिन प्रश्न क्या खड़ा होता है कि आखिर में उस प्रलय के बाद, उस संहार के बाद, उस विनाश और उस विध्वंस के बाद कवि की भूमिका जिस सृजन की है, पिनाक से सृजन का तो कोई संदर्भ निकलता नहीं। लेकिन नहीं, अभी चौंकिए नहीं, क्योंकि मैं सामान्य मस्तिष्क के बारे में बातें नहीं कर रहा हूं। ठाकुर सुहाती मुझे आती नहीं, और बात कर रहा हूं माधव कृष्ण के बारे में। तो साइंस और टेक्नोलॉजी का जो मस्तिष्क है, अनिल राय में बैठे हुए पिनाक के शीर्षक को लेकर के अगर ये तर्क कर सकते हैं, तो जाहिर है कि ये तर्क माधव कृष्ण के मस्तिष्क में भी पैदा हुआ होगा, और उनके पास भी इसका जवाब होगा। मैं इसका जवाब देता हूं, और मैं डॉक्टर माधव कृष्ण के सामने अपना भाष्य रखता हूं जो उनके पक्ष में जाता है। अब तक जो मैंने प्रश्न उठाया कि प्रलय और विनाश की ही केवल भूमिका पिनाक की नहीं बननी चाहिए, कवि और लेखक की भूमिका क्षतिपूर्ति की भी बननी चाहिए,